क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता समझते हैं। पंथ निरपेक्षता, पंथ पंथ ये देखो दो चीज़ से बना है, पंथ प्लस निरपेक्षता। निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब होता है अलग। निरपेक्ष मतलब होता है अलग, है ना? अलग मतलब साइड में रहना। पंथ मतलब बोलते हैं इसको रास्ता, या इसको संप्रदाय भी बोला जाता है। संप्रदाय, क्लियर। धर्म अगर हम लोग निरपेक्ष रहते हैं, धर्म निरपेक्ष, तो इसका मतलब होता है धर्म से जो है अलग होना, यही होता धर्म से अलग। लेकिन धर्म के अंदर में भी कई जो है पंथ होता है। धर्म तो एक धर्म हो गया, लेकिन धर्म के अंदर में भी कई पंथ होता है। जैसे अगर हम लोग हिंदू धर्म ही ले लें, हिंदू धर्म ही ले लें, तो हिंदू धर्म के अंदर में जो है शैव संप्रदाय हो गया, है ना? वहीं हिंदू धर्म के अंदर में ही वैष्णव संप्रदाय हो गया, है ना? शैव संप्रदाय के अंदर ही लिंगायत हो गया, है ना? लिंगायत जहाँ पे जो है शिव का पूजा जो है लिंग का जो आकार होता है उसमें होता है। शैव के अंदर में ही जो है पशुपत हो गया, समझ में? तो एक धर्म में एक अलग पंथ है, अलग पंथ है, उसमें भी जो है अलग अलग पंथ है। इसमें भी देखेंगे तो जो है आपको जो है वैष्णव हो गया, उसके अलावा जो है अन्य जो है कहीं पे तंत्र का पूजा होता है ना? तंत्र पूजा, जैसे काली वगैरह देवी का पूजा होता है ना, तो उसको तंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे बंगाल वगैरह में, असम वगैरह में जो है तंत्र पूजा होता है ना? मतलब देवी पूजा के साथ साथ जो है तंत्र का भी पूजा, मतलब मंत्र तंत्र साथ में चलता है, ठीक है? तो कई पूजा जो है साथ में होता है, कई पंथ होता है, कई संप्रदाय, जैसे सिख संप्रदाय हो गया, बौद्ध संप्रदाय हो गया, जैन संप्रदाय हो गया, कई संप्रदाय हो गया एक धर्म के अंदर है। तो हिंदू धर्म ही, सिख भी जो है हिंदू धर्म ही है, हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, लेकिन संप्रदाय अलग है। बौद्ध धर्म का भी जो है हिंदू धर्म के अंदर ही माना जाता है, लेकिन संप्रदाय अलग है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सब जो है संप्रदाय अलग है, लेकिन सब किस धर्म में आता है? हिंदू धर्म में, समझ में? तो जो है अगर इसलिए जो है हम लोगों ने क्या किया कि जो पंथ है, अलग अलग जो रास्ता है, उससे भी निरपेक्ष कर दिए। मतलब धर्म के अंदर घुस के हम क्या बोलते हैं, अपने आप को अलग रखे हैं। किसको? मतलब किसको अलग रखे हैं? राज्य को, है ना? क्योंकि ये राज्य को हम कैसा बनाना चाहते हैं कि राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म से राज्य को अलग रखना चाहते हैं, समझ में? मतलब राज्य को जो है कोई भी धर्म क्या करेगा? संचालित नहीं करेगा, समझ में? जैसे कई राष्ट्र है जिसको धर्म के आधार पर संचालित होता है, जैसे मान लीजिए इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना? वहाँ पर कौन सा कानून लागू होता है? शरिया कानून। बोलते हैं ना कि शरिया कानून का जो है उल्लंघन कर दिया है ना? तो शरीयत के अनुसार जो है क्या होता है? राष्ट्र का विधि बनता है और उस पर दंड दिया जाता है। तो राष्ट्र जो है इस्लाम धर्म के आधार पर चलाया जाता है,
इस्लाम में जो जो कुरान है, जो हदीस है, जो शरिया है, उसके अनुसार जो है संचालित किया जाता है। मतलब उस राज्य में जो है धर्म का क्या है, निरपेक्ष नहीं है, धर्म शामिल है और धर्म के आधार पर राज्य जो है चल रहा है। क्लियर? लेकिन हमारा जो राज्य है वो धर्म से निरपेक्ष है, मतलब धर्म का कोई भी इंटरफेयर राज्य पर नहीं होगा, है ना। मतलब व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म अलग है और राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य जो है, राज्य का जो है कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि ये हिंदू धर्म है तो इसको हम प्रश्रय दें और इस्लाम है तो उसको जो है दूर कर दें, समझ में। बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से जो है क्या करेगा, संरक्षित करेगा, सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। हमारा जो है धर्म निरपेक्षता यही है, पंथ निरपेक्षता यही है। क्लियर? अब इस पंथ निरपेक्षता में सिंपल सा है कि हम लोग जो है ये पंथ निरपेक्षता जो है ये इसमें जो है सकारात्मक है। मतलब है कि जो है राज्य को भले हम लोग जो है राज्य भले जो है इसमें अलग जरूर है, राज्य अलग है, लेकिन राज्य जो है आवश्यकता अनुसार इस पे युक्त कार्रवाई भी कर सकता है, मतलब प्रतिबंध भी लगा सकता है धर्म पे। जैसे मान लीजिए कि कोई धर्म है, धर्म का जो है धर्म को संचालित करने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कोई संस्था बनाया गया और वो संस्था जो है टेरर फंडिंग कर रहा है, आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है, तो कार्रवाई करेगा ना राज्य लोकहित में। कोई संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है, वो महिलाओं को, बच्चों को शोषण करेगा, कार्रवाई करेंगे कि नहीं। जैसे राम रहीम का नाम सुने ना, तो शोषण कर रहा था तो कार्रवाई किए, जेल में डाल भी दिए। तो सिंपल सा है, कोई धर्म जो है, अगर कोई धर्म जो है लोकहित के नियमों को तोड़ रहा हो, या कोई धर्म में कोई ऐसा प्रथा हो जिससे लोकहित की भावना जो है उठ रहा हो, या फिर जो है कोई धर्म जो है कोई टेरर फंडिंग कर रहा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को नष्ट कर रहा हो, कुछ इस तरीके का अगर कोई धार्मिक समूह या धर्म कार्य करेगा तो राज्य उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। अलग जरूर है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो कि हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता है, राज्य धर्म से अलग है, और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है ना। मतलब है कि राज्य, अगर आप मान लीजिए कि मंदिर जाते हैं तो राज्य नहीं रोकता है कि आप मंदिर में पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। नमाज पढ़ने जाता है तो उसको नहीं रोकता है ना। आप मान लीजिए सरना पूजा करते हैं तो आपको नहीं रोकता है, क्यों? क्योंकि राज्य जो है, राज्य के द्वारा आपको धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। लेकिन अगर जो है लोकहित के आधार पर रोक सकता है मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, पूजा करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए रोक सकता है। कब? कोविड के समय रोका है ना। कोविड के समय में आपको मंदिर जाने दिया? नहीं जाने दिया। जुलूस निकालने दिया? नहीं दिया। क्यों? लोकहित में। तो लोकहित में राज्य जो है धार्मिक रूप से जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। क्लियर? तो ये जो है, तो यहाँ पे दर्शन क्या है? पंथ निरपेक्ष, मतलब राज्य को कैसा बनाना है? पंथ निरपेक्ष बनाना है। क्लियर? तो ये पंथ निरपेक्ष लिखिए, हिंदी वर्ड आपका पंथ निरपेक्ष है और इंग्लिश में जो है सेक्युलरिज्म है। तो सेक्युलरिज्म जो है उसको, सेक्युलरिज्म का अगर मीनिंग निकालेंगे तो धर्म निरपेक्ष भी निकलता है, और पंथ निरपेक्ष के लिए भी सेक्युलरिज्म ही दिया हुआ है। तो ये आप हिंदी के अनुसार जो है पंथ निरपेक्ष ही लिखिएगा, ठीक है, सबसे सही है। जो अगर जो प्रस्तावना में उल्लेखित सब वर्ड्स है उसी को यूज करेंगे। ऐसे धर्म निरपेक्ष लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, वो भी सही है, लेकिन हम यूज करेंगे पंथ निरपेक्ष, क्योंकि प्रस्तावना में यही वर्ड्स को दिया हुआ है।
क्लियर? चलो, अब ये हो गया राज्य का दर्शन। समझ में आ गया राज्य का दर्शन? राज्य का क्या क्या दर्शन है? राज्य का दर्शन क्या क्या? हम जो है कैसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं? संप्रभु राज्य, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा गणराज्य, चौथा समाजवाद, पांचवा पंथ निरपेक्ष, और कोई हो गया ना? और तो कुछ नहीं है, वो अलग अभी रहने दीजिए। अब हम लोग को राज्य कैसा बनाना चाहते हैं? राज्य कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना? राज्य हम बनाना चाहते हैं। तो राज्य का दर्शन कंप्लीट। अब आकर आप क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछ दिया मेंस में कि जो है प्रस्तावना में जो है किस प्रकार से राज्य का निर्माण का जो है प्रावधान किया गया है, या किस प्रकार से राज्य का जो है अगर पूछ देगा कि मूल जो है मूल संविधान में किस प्रकार के राज्य के निर्माण करने की बात या भावना निहित है, तो दे देगा लोकतांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी हो जाएगा? नहीं होगा। समाजवाद बाद में है तो 1 2 3 होगा। समाजवाद तो बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था उस समय, राज्य बनाने के किस समय, और सीधे पूछ देगा कि संविधान में जो है किस प्रकार से राज्य बनाने की भावना निहित है, तो चारों हो जाएगा। लेकिन मूल जैसे जोड़ेगा तो शुरुआत में चले जाएंगे, जो जोड़ा गया है उसको हम लोग हटा देंगे। समझ में आया? पीटी में क्वेश्चन बन जाएगा। और जब क्वेश्चन अगर लिखना होगा कि संविधान के दर्शन को बताइए, संविधान के दर्शन को बताइए, लिखिएगा प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, प्रस्तावना में निहित दर्शन को बताइए, तो लिख देंगे। अब लिख देंगे प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना क्या है बता दीजिएगा, प्रस्तावना में निहित दर्शन क्या है, तो यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष राज्य का बनाने का जो है दर्शन है। यहाँ तक याद हो गया सबको? हो गया? लिख दीजिएगा, इसी को डिस्क्राइब कर देना है, हम इसके बारे में लिखा देंगे नोट, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा क्या लिखना है। क्लियर? तो पहले इसको लिखवा देंगे, फिर दूसरे वाला पार्ट में चलेंगे। ठीक? तो हेडिंग लिख लीजिए उसमें। हेडिंग लिख लीजिए प्रस्तावना। हो गया ना? देखिए प्रस्तावना क्या है। देखिए प्रस्तावना क्या है, लिख लें। लिखिए संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हाँ ठीक है, आएगा आ रहा है। और
तो पोडियम लाइए, एक पोडियम लाइएगा तब होगा ठीक से, ठीक है। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, और खड़े होकर करना पड़ेगा, 9 दिसंबर 1946 46 को बैठ जाए। आप जो भी पढ़ें तो थोड़ा कैमरा में उधर ले आ रहे हैं, तो कैमरा में नहीं आ रहा है, तो आवाज़ जा रहा होगा, साउंड तो जा रहा होगा, तो कैमरा में आना चाहिए। तो समझाने से बनाएगा, लिखाने से समझ आ जाएगा। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर को और 13 दिसंबर को उद्देश्य संकल्प उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित हुआ। लाइन चेंज कीजिए, देखिए इस संकल्प द्वारा संविधान सभा के लक्ष्य, संविधान सभा के लक्ष्य एवं उद्देश्य निश्चित किए गए। नेक्स्ट लिखिए, उद्देशिका में जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। समाविष्ट मतलब होता है, मतलब उसके अंदर में शामिल है। इसके नीचे में ब्रैकेट में केस का नाम लिख लीजिए। इस केस में ये दिया हुआ था, केस लिखिएगा गोलकनाथ बनाम, केस का नाम लिखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ठीक है, 1967। मतलब इस केस में जो है, जो उच्चतम न्यायालय है उसने क्या बोला कि जो है उद्देशिका क्या है कि जनता की आकांक्षाओं और भावनाएं सूक्ष्म रूप से जो है समाविष्ट है। ठीक है, तो केस का रेफरेंस दे देंगे और जो है महत्व भी बता देंगे। क्लियर, लाइन चेंज कीजिए। फिर देखिए, उद्देशिका संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए
एक कुंजी है, विचारों को जानने के लिए एक कुंजी है। ठीक है, तो प्रस्तावना का जो है क्या इसका हो गया कि प्रस्तावना जो है संविधान के लिए जो है संविधान में जो भी चीज़ें समाविष्ट किया गया है उसके लिए जो है प्रस्तावना क्या है, कुंजी है। मतलब अगर रूम में आपको जाना है तो ताला खोलना पड़ेगा और उस ताले का जो है चाबी कौन है, प्रस्तावना है। ठीक है, मतलब संविधान को समझना है तो आपको चाबी लेना पड़ेगा और वो प्रस्तावना है। क्लियर? चलो, तो ये प्रस्तावना का हो गया। अब लिखिए उसमें प्रस्तावना में निहित दर्शन। प्रस्तावना में निहित दर्शन पहला लिखिए हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, उसमें लिखिए हम भारत के लोग का अर्थ हुआ कि यहाँ कोई आनुवंशिक शासक नहीं होगा। और जनता अपनी सरकार स्वयं चुनेगी। स्वयं चुनेगी। लाइन चेंज कीजिए, देखिए हम भारत के लोग का तात्पर्य संविधान के शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान के शक्ति के स्रोत के रूप में माना गया है। माना गया है। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा किया गया है और संविधान सभा में लोगों का निर्वाचन नागरिकों के द्वारा किया गया था। नागरिकों के द्वारा किया गया था। अतः संविधान के स्रोत के रूप में
भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लोकतांत्रिक, सॉरी नेक्स्ट लिखिए लोकतांत्रिक में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न, उसमें लिखिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य कोई भी देश आंतरिक एवं बाह्य दबाव के बिना, आंतरिक एवं बाह्य दबाव के बिना निर्णय ले सके। उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना जाता है, राष्ट्र माना जाता है। लाइन चेंज कीजिएगा, देखिएगा संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में भारत को भी संपूर्ण प्रभुत्व, संविधान के प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो, अभी हम लोग उसमें चल रहे थे लिखवाने वाला में, अब इसमें वो कुछ आलोचक जो है आलोचना करते हैं, है ना। हम लोग बोले कि जो है कि हमारा जो है संप्रभु राज्य है, हम लोग बोले कि हमारा जो राष्ट्र है या राज्य है क्या है, संप्रभु राज्य है। क्लियर। अब इसमें यह है कि यह बोला जाता, कुछ आलोचना जो है हर व्यक्ति का आलोचना होता है ना। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी आलोचना होगा। तो आलोचना इसका भी हुआ कि हम कुछ लोग बोले कि आप बोलते हो कि भाई आप संप्रभु राष्ट्र हो, लेकिन बहुत सारे जो है आप संस्थाओं के सदस्य हो। बहुत सारे संस्थाओं के सदस्य हैं आप, जैसे मान लीजिए आप यूएनओ के सदस्य हैं, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य हैं। उसके अलावा जो है आप आईएमएफ के सदस्य हैं, वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं, वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं। उसके अलावा जो है आप जो है गेट का भी सदस्य हैं,
पहले गेट था, अब वो क्या हो गया, WTO हो गया। आप WTO के भी सदस्य हैं, है ना। उसके अलावा जो है आप बहुत सारे जो है ट्रीटी भी करते हैं, मतलब संधि भी आप करते हैं, तो संधि भी किए हुए हैं। बहुत सारा आप जो है एग्रीमेंट भी किए हुए हैं, एग्रीमेंट भी किए हुए हैं। उसके अलावा जो है आप राष्ट्रमंडल देशों के भी सदस्य हैं, है ना, राष्ट्रमंडल देशों के भी सदस्य हैं। उसके अलावा जो है आप जो है ब्रिक्स का भी सदस्य है, ब्रिक्स का भी है, G15 का भी सदस्य है, बहुत सारे संस्थाओं का आप सदस्य हैं। जब आप सदस्य बनते हैं किसी भी संस्था का, मान लीजिए यूएनओ के सदस्य बने, तो यूएनओ को तो अपना एक लॉ है ना। कोई भी संस्था को उसका टर्म कंडीशन तो होगा ना, तो आप उसके टर्म कंडीशंस तो बंद गए नहीं। आप मान लीजिए कि जो है IMF के सदस्य बने, तो IMF के अनुसार मान लीजिए IMF जो है आपको फंड देगा, तो कुछ टर्म कंडीशन भी लगाएगा आपके ऊपर, तो आप टर्म कंडीशन तो आपको ऊपर लग गया। वर्ल्ड बैंक अगर देगा तो वो भी टर्म कंडीशन लगाएगा आपके ऊपर, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कि जब हमको जो है 1991 में, है ना, 1991 में जो है हमारा स्थिति खराब था, है ना। हमारे पास जो है बोला जाता है कि एक समय ऐसा आया कि हमारे पास जो हम लोग जो पेमेंट करते हैं, जो तेल वगैरह खरीदते हैं, जो हमारा जो पेमेंट है, जो हम फॉरेन को पेमेंट करते हैं विभिन्न देशों का, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका है, तेल का। तेल सबसे ज़्यादा तेल पे हम पेमेंट करते हैं, है ना। तो तेल हम चूँकि आयात पूरी तेल पे हम आयात ही करते हैं, हमारे यहाँ तेल बहुत कम होता है ना। तो हम लोग पूरा जितना भी आप ट्रेन चल रहा है ना, या फिर जो है एरोप्लेन चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, बाइक चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, कुछ उद्योग भी चल रहा है ना, तेल पे है डिपेंडेंट। तो ऊर्जा तो सबसे, एनर्जी तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इकोनॉमी के लिए। तो ऊर्जा के रूप में हमारे पास जो है सबसे बड़ा जो स्रोत था वो जो है डीजल और जो है पेट्रोल वाला पार्ट था। तो उसके लिए तो हम पूरी निर्भर हैं, सबसे ज़्यादा पेमेंट हम उसी पे करते हैं। तो जब एक समय ऐसा स्थिति आया कि हमारे पास मात्र 1 वीक का पेमेंट करने का जो है, मेरे पास जो है विदेशी मुद्रा भंडार बचा। जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो उसी से पेमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास जो है सिर्फ 1 वीक के लिए बचा था। मतलब हम भी जो है पेमेंट, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था नहीं, तो जब पेमेंट हम नहीं कर पाते तो अगला तो पेमेंट मांगता, तो हम पेमेंट कहाँ से करते हैं, तो हम तो दिवालिया हो जाते हैं पाकिस्तान की तरह। जैसा पाकिस्तान आज पेमेंट नहीं कर पाता है तो मदद मांगता है सबसे, है ना। हमारी भी स्थिति जो है वैसे ही होने वाली थी, है ना, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उस समय जो है बोला जाता किसी को पास पता नहीं चला, और बोला जाता उस समय मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जो है जब उनको मालूम चला कि 7 दिन के लिए ही जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, तो उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय क्या किया जाए, तो 1991 के पहले क्या था, हमारा जो इकोनॉमी था, जो अर्थव्यवस्था था, वो बंद अर्थव्यवस्था था। हम उसको ओपन नहीं करते थे। जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, हम लोग वैसे ही लोग हो गए थे। हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भारत में क्यों आने दिया था, व्यापार करने के लिए। वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, और व्यापार करते करते जो है राजा बन गए, और राजा बन के जो है डिक्टेटरशिप चलाने लगे, और 200 साल तक हम लोगों को जो है जितना कष्ट देना था दे दिए। बहुत मुश्किल से कितना लड़ाई लड़े हम लोग, कितना लोग मारे गए, कितने लोग फांसी पे चढ़ गए, तब जाके हमको आज़ादी मिला। और फिर हम वो गलती नहीं करना चाहते थे कि फिर जो है ओपन कर दें, फिर कोई व्यापार करने के लिए आएगा और फिर जाके कब्जा कर लेगा, तो फिर क्या करेंगे। तो हम लोगों ने बंद कर दिया कि भाई नहीं, हम इजीली किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हमको नज़र आना चाहिए कि भाई वो व्यापार करने ही आ रहा है, ये नहीं कि मतलब वो व्यापार के नाम से आए और मालूम चले कि यहाँ पॉलिटिकल जो है स्टंट करने लगे। तो हम लोगों ने अपना इकोनॉमी बहुत बंद कर रखा था, बहुत ओपन नहीं करते थे। किसी को अगर भारत में अगर व्यापार करना भी होता था, कोई निवेश भी करना चाहता था, तो हम लोग जो है उसके लिए क्या करते थे कि बहुत नियम कानून उसके लिए बना दिए थे। बहुत ओपन नहीं था, आप आना है तो आप विभिन्न नियमों को मानिए, शर्तों को मानिए, तब आप हमारे यहाँ निवेश कर सकते हैं। निवेश हमारे यहाँ 2 तरीके का होता है, मालूम है ना। एक हम लोग बोलते हैं FDI,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, जो FDI के माध्यम से आता है। एक होता है FII, फॉरेन, ये होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म, ये जो है कोई भी इंस्टीट्यूशनल जो संस्था होता है उस पर होता है। इसका जो निवेश का सबसे बड़ा जो साधन है वो है क्या, शेयर बाजार, शेयर डिवेंचर वगैरह जो होता है ना, जो बॉन्ड्स होता है, शेयर होता है। तो कोई भी विदेशी जो है, फॉरेन जो है, क्या करते हैं कि यहाँ के कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, है ना। तो खरीदे, प्रॉफिट के लिए खरीदते हैं, फिर बेच देते हैं। तो मान लीजिए खरीदते हैं तो शेयर क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। मान लीजिए जितना शेयर को लोग खरीदेंगे उतना शेयर क्या होगा, ऊपर भागेगा। और जैसे जो है उसको बेच देंगे तो शेयर बाजार क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा, है ना। यही होता है। ये शॉर्ट टर्म होता है और रिस्की होता है। पैसा तो आ जाता है, कंपनी में पैसा आया, कोई भी कंपनी को मान लीजिए शेयर खरीदे, मान लीजिए कि अगर उसके पास मान लीजिए कि 1000 शेयर बेचने के लिए लिस्टेड किया है, अब 100 शेयर जो है उसका हम 100 रुपये दाम है शेयर का, अब 1000 शेयर खरीद लिया तो उसके पास पैसा आ गया ना, 1 लाख रुपये आ गया। तो हम एक सिंपल बता रहा हूँ, करोड़ रुपये अरबों रुपये आता है, ठीक है, ये सिंपल सा है, क्लियर। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, फिर बेच भी दिया, पैसा लौटाना भी पड़ेगा। लेकिन FDI क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ये कोई भी निवेश करेगा तो लंबे समय के लिए करेगा, 20 साल, 25 साल, 15 साल, हो सकता है 50 साल के लिए भी, है ना। जैसे मान लीजिए FDI में क्या होगा, कोई आके यहाँ पे कंपनी स्थापित करेगा, मान लीजिए सैमसंग आया, अपना प्लांट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहा है, तो तुरंत तो नहीं जाएगा, आएगा यहाँ प्लांट लगाएगा, मोबाइल बनाएगा, वहाँ पर उसको रोज़गार क्रिएशन भी करेगा। तो FDI के माध्यम से क्या होता है कि विदेशी फंडिंग भी आता है और रोज़गार क्रिएशन भी होता है और देश की GDP में जो उसका योगदान भी हो जाता है, क्लियर। तो 2 तरीके से होता है। तो अंग्रेज लोग तो यही करते थे ना, FDI आए और डायरेक्ट जाके यहाँ पैसा लगा दिए, लेकिन कोई जो है शर्त नहीं होता था। तो ये ओपन हम किए ही नहीं थे, बहुत क्लोज था। तो हम लोगों ने 1991 में हमको लगा कि अब हम लोगों को इकोनॉमी को ओपन करना चाहिए, समझ में, इकोनॉमी ओपन करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक निवेश क्या हो, बढ़े। तो हम लोगों ने क्या किया कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण लेके आए, है ना। तो हम लोगों ने 1991 में जो है वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण लेके आए। कुछ हम लोग उद्योगों को निजी हाथों में जो है देने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि बहुत सारा उद्योग जो है सरकार के पास में था। तो सरकार उन उद्योगों को क्या की, निवेश के लिए डाल दी कि प्राइवेट कंपनी भी जो है इसमें निवेश करे, पैसा आ जाएगा। हम लोग को वर्ल्ड बैंक से हमको कर्जा चाहिए था, तो वर्ल्ड बैंक ने भी बोला कि भाई आप ओपन करेंगे तब ना, कर्जा आप कैसे चुकाएंगे, पैसा आपके पास कैसे आएगा। कुछ जो है आप लाइसेंस आपने बहुत कड़ा करके रखा है उसको ईजी कीजिए, आसान बनाइए कि लोग कोई भी आ सके। तो उसमें जो है हम लोगों ने उदार बनाया, उदारीकरण, है ना। हम लोगों ने जो अपना नीति था, लाइसेंसी नीति, उसको उदार बना दिया, तो उदारीकरण हो गया। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो गया। पहले हम लोग के यहाँ जो है अगर टेलीकॉम वाला पार्ट में देखते थे तो 2 ही चैनल मिलता था देखने के लिए, एक दूरदर्शन, एक DD न्यूज, है ना, और नहीं तो बाकी तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु चलते रहता था जो समझ में नहीं आता था, है ना। उसके अलावा कोई चैनल तो था नहीं। तो हम लोगों ने जो है कम्युनिकेशन में क्या किया, क्योंकि सरकारी चलाती थी, दूरदर्शन सरकारी चलाती थी, उसी का समाचार चैनल था। अब हम लोगों ने ओपन किया और अब बोले कि भाई बाहर के जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी निवेश कर सकते हैं, उन लोगों ने ओपन कर दिया। तो उसके बाद आ गया, ओपन जब हुआ तो फिर जो है बहुत सारे चैनल आ गए, सोनी आ गया, जी आ गया, पुराने चैनल में तो यही सब थे, है ना। तो बहुत सारे चैनल आ गए, हमारे पास विकल्प खुलने स्टार्ट हो गए। उसी तरह से मोबाइल में था, पहले सिर्फ जो है BSNL और महानगरों के लिए MTNL चलता था। हम लोग ओपन किए तो बहुत सारे कंपनियाँ आ गई। अभी तो कम है, अभी तो मतलब 2 वोडाफोन आइडिया मिलता है, एयरटेल मिलता है और जियो मिलता है। अब BSNL एक सरकार का है। उस समय तो दुनिया भर का था, उसमें हर्च भी था, वोडाफोन भी था, आइडिया भी था, इनोनोर ऐसे करके कोई था कंपनी, है ना, इसी तरह कोई कंपनी था ना, यूनिनोर, हाँ, एगो टेलीकॉम करके था कोई कंपनी, बहुत सारा कंपनी था, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या हो गया आपका जो है, तो ये आरोप लगता है कि बहुत सारे जो है संस्थाओं का जो है मेंबर बनना, हम अपने संप्रभुता को क्या कर रहे हैं,
समाप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके नियमों कानून से हम बंध जाते हैं। अब इसके नियम कानून से बंध गए तो आप संप्रभु कहाँ रहे? फिर तो आप बाध्यता हो गए ना। अब मान लीजिए कि यूएनओ का नियम कानून से बंध गए तो मालूम है कि आपको यूएनओ का जो है नियम भी मानना पड़ेगा। तो फिर आप बाहरी रूप से तो भाई किसी न किसी संस्था का, WTO का सदस्य बन गए तो आप जो उन WTO के सदस्यों के बातों को मानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, हम लोगों को जो है कार्बन जो कार्बन उत्सर्जन है उस पर कंट्रोल करना है, तो उस पर एग्रीमेंट हुआ, हमको जो है कार्बन कंट्रोल करना पड़ता है। समझ में आया? तो हम बंध जब गए तो फिर हमारी संप्रभुता कहाँ गया? संप्रभुता समाप्त हो गई। तो कुछ आलोचक जो है आलोचना लगाते हैं कि भाई ठीक है, आप बोलते हैं कि भाई आप संप्रभु राष्ट्र हैं, लेकिन आप तो बहुत सारे जो है संस्था का, बहुत सारे जो है एग्रीमेंट, बहुत सारे चीज़ों का जो है आप जो है देशों के जो सदस्य ग्रुप है उसमें शामिल है। तो वैसे स्थिति में आपकी संप्रभुता तो नहीं बची, आपकी संप्रभुता तो जो है समाप्त हो रही है। तो आप संप्रभु कहाँ रहे? तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए जो है अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न राज्य का क्या अभिप्राय है? क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में हम लोग संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हैं? मत दीजिए, क्वेश्चन पूछ देगा तब आपको बताना है यहीं पे कि क्या हम लोग संप्रभु राज्य के रूप में हैं या नहीं हैं। तो हैं तो कैसे हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर हैं तो ये सब चीज़ क्या है, तो इन सब चीज़ों को काटना पड़ेगा। है जरूर लेकिन काटना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद वाला आगे वाला लिखिए। उसी में लिखिए, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ आलोचक मानते हैं कि वर्तमान समय में राज्य अपनी संप्रभुता खोता जा रहा है। राज्य अपनी संप्रभुता खोता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह मानते हैं कि विभिन्न संस्थाओं के सदस्य के रूप में विभिन्न संधियों या विभिन्न समझौतों के द्वारा कई प्रकार के पाबंदियां राज्य पर आ जाती है। ठीक है, तब इसका सवाल हम उठा दिए। अब इसका जो है जवाब देते हैं। ठीक है, लाइन चेंज कीजिए। देखिए, हालांकि भारत कई संस्थाओं के संस्थापक सदस्य है। भारत कई संस्थाओं के संस्थापक सदस्य है।
कई प्रकार के आर्थिक समझौते भी किए हैं, लेकिन ये सभी स्वैच्छिक है। लेकिन ये सभी स्वैच्छिक, स्वयं से किया हुआ स्वैच्छिक है, ना कि किसी के दबाव में आकर। ना कि किसी के दबाव में आकर। भारत जब चाहे इन संस्थाओं से बाहर आ सकता है। इन संस्थाओं से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो जो है ये क्या है कि ये भारत ने स्वयं से जो है अपनी इच्छा से किया है ना। जब चाहेगा उसको लगेगा उसने क्यों किया है, इसलिए किया है कि जिससे इन संस्थाओं के लाभों से, इन संस्थाओं के जो है चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इन संस्थाओं की सहायता से नागरिकों को जो है एक विभिन्न प्रकार का जो है आर्थिक दशाएं जो है उपलब्ध करवाया जाए। उनमें जो है संसाधनों का जो है उपलब्धता जो है की जाए। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि जो है नागरिकों के कल्याण के लिए किया गया है ना। ये जिन संस्थाओं का सदस्य बना गया है, ये सिर्फ इसलिए बना गया है क्योंकि इससे जो है देश के जो है नागरिकों को कल्याण किया जा सके। जिस समय हमको लगेगा कि हमारा जो है नागरिकों का हित हो रहा हो, उसका हित में नहीं है, तो हम इससे बाहर भी आ सकते हैं। और बाहर आना ये हमारी संप्रभुता दिखाती है कि हम जब चाहेंगे किसी के सदस्य बन सकते हैं और जब चाहे हम किसी के सदस्य से बाहर आ सकते हैं। ये हमारी संप्रभुता दिखाती है। कई मौक़ों पे हम लोगों ने अपनी संप्रभुता को बनाए रखा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप दिखा सकते हो कि जो है अमेरिका के साथ जो है हमारा संबंध होने के बावजूद, या जो है अमेरिका यूएनओ के साथ, सिंपल सी बात है, यूएनओ के जो है सदस्य देश होने के बावजूद हम लोगों ने रसिया के साथ जो है तेल खरीदा, क्योंकि जो है यूएनओ में यूक्रेन के खिलाफ जो है युद्ध में रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यूएनओ ने जो है आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया था, राजनीतिक प्रतिबंध भी लगा दिया था। और हम जो है यूएनओ का हम जो है संस्थापक सदस्य हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने रसिया के खिलाफ वोट नहीं दिया। हमेशा वोट के समय हम बाहर से निकल जाते थे, और हमेशा जो है यूएनओ के प्रतिबंध के बावजूद भी हम लोगों ने रसिया के साथ जो है तेल खरीदते रहे। इसका मतलब क्या है, हम संप्रभुता तो दर्शा ही दिए, हम संप्रभु हैं। यूएनओ के कानून के प्रस्ताव के विरोध में भी हम चले गए। क्यों? क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। तो केस स्टडी में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? कब ये आलोचना होता है तो हम इसको केस स्टडी में हम यूज कर लेंगे कि हम संप्रभु राष्ट्र अभी भी है, पहले भी थे, आज भी है। वो अलग बात है कि हम लोगों के हित से संबंधित जो है विभिन्न एग्रीमेंट को लागू किया है, विभिन्न आर्थिक एग्रीमेंट को लागू किया है, संधि किए हैं, और जो है बहुत सारे संस्थाओं के सदस्य बने हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाभों से हम जनता के हित को जो है पूरा कर सकें। क्लियर? जब चाहेंगे तब हम उससे बाहर भी निकल सकते हैं। यही हमारा संप्रभुता है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? आ गया? नहीं आया सबको? चलो नेक्स्ट, लोकतंत्र। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लिखो, लोकतंत्र
शासन का एक ढंग है। शासन का एक ढंग है जिसमें विचार विमर्श और सहयोग से सरकार चलाई जाती है। लोकतंत्र किसी एक विचार को लेकर नहीं चलता, किसी एक विचार को लेकर नहीं चलता, बल्कि लोकतंत्र सदैव नए विचारों और नए दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। नए विचारों तथा नए दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। लाइन चेंज कीजिए। सामान्य शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ लोगों का तंत्र है, लोगों का तंत्र है, अर्थात लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाना लोकतंत्र कहलाता है। इसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा इस लिखिएगा, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। और यही सरकार शासन व्यवस्था को संचालित करती है। लोगों के अधिकारों को प्रदान करती है। लोगों के अधिकारों को प्रदान करती है। लोगों के स्वतंत्रता
को बना के रखती है, लोगों की स्वतंत्रता को बना के रखती है तथा एक समतावादी या समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करती है। एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये जो है देखो, लोकतंत्र का जो शुरुआत में हम लिखा है कि लोकतंत्र में कोई ऐसा नहीं है, कोई जो है एक जो है स्थापित अगर कोई सिद्धांत है, ठीक है, लोकतंत्र में ये नहीं है कि कोई एक सिद्धांत अगर स्थापित है उसी सिद्धांत को हमेशा चलता रहेगा, बल्कि लोकतंत्र का मतलब है कि नए नए चीज़ों को, दृष्टिकोण और विचारों को क्या करता, ग्रहण करता है। एक बोलते हैं ना कि एक जो है व्यक्ति जो है तभी जो है वो प्रगतिशील होता है जब जो है वो नए विचारों को या नए दृष्टिकोण को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कि जो है किसी का जन्म जो है 1950 में हुआ है ना, किसी का जन्म 1950 में हुआ, तो 1950 में समाज में जो ट्रेडिशन चलता था, जो प्रथाएं चलती थी, जो विधियां चलती थी, वो विधियां तो उस समय प्रासंगिक थी। तो उस समय जब 50 में जन्म हुआ तो 50 से लेकर जो है वो 90 तक जो है उन विधियों और दृष्टिकोणों को लेकर चला। लेकिन आज के डेट में 2024 में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 1950 में हुआ है, मोदी जी तो है ना मोदी जी को 1951 में जन्म हुआ है ना, तो अभी जो है कोई व्यक्ति का अभी है, तो आज के डेट में और 1950 के बाद का 60-70 के दशक में और आज के दशक में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो अगर मान लीजिए कि अब अभी के दौर में बहुत सारे नई नई चीज़ें जो है आपके पास आ गई है, बहुत सारे नए नए जो है प्रगतिशील जो है सोच आ गया है, विचार आ गया, दृष्टिकोण बदल गया है। अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अप टू डेट नहीं करेंगे, नए दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे, तो सिंपल से बात क्या होगा कि आप शिथिल हो जाएंगे ना, आप जो है परंपरागत चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे, वैसे चीज़ों को भी लेकर बैठेंगे जिसका कोई प्रासंगिकता भी ना हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लीजिए कि पहले के समय में लड़का जो है विवाह के समय में लड़का जो है लड़की को नहीं देखता था और लड़की भी लड़का को नहीं देखता था। फोटो तो बहुत बाद में मिलता था, नहीं, आज के डेट में वो प्रासंगिक है। आज के डेट में जो है देखने के बाद भी नहीं तय होता है। आज के डेट में जो है देखने के बाद जब तक जो है 6 महीना बात ना हो जाए तब तक तय ही नहीं होगा। तो आज के डेट में वो प्रासंगिक नहीं है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अपने बेटे को चाहेंगे कि नहीं तुमको लड़की नहीं दिखाएंगे, हम बोल दिए अच्छी है तो तुम कर लो शादी, है ना, कर लेगा? नहीं करेगा। वो सीधे बोलेगा किस ज़माने में आप जी रहे हैं। वो पूछेगा भी तो वो भी तो गनीमत नहीं है। अभी पूछेगा हम लोग बच्चा कि पापा शादी कर दीजिए, हम बोलेंगे शादी करना है, करोगे? तो बोलेगा कि हमारा तो हो चुका है। आप पूछ रहे अभी तो हमारा तो हो चुका है शादी। अब तो उससे भी खतरनाक प्रचलन चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप का, है ना। अब शादी भी नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज के डेट में पूछेगा नहीं, तो हम अगर उस समय के ज़माने के चीज़ों को लेकर चलें तो हम क्या हो गए, शिथिल हो गए।